तो गाइस मैं आप सभी के लिए स्टार मार्शल गॉड टेक्निक का पार्ट 19 लेकर आ चुका हूं। और अगर आप में से किसी ने अभी तक पार्ट 1 से लेकर 18 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ये फैमिली की मदद करने के लिए वहाँ पर कई सारे लोग आए होते हैं और वह सभी सिंघे से बोलते हैं कि उन्हें यहाँ पर सिंघे के दोस्त ने उसकी मदद करने के लिए भेजा है और वह सभी यहाँ पर अपना फेवर लौटाने के लिए आए हैं। वहीं पर वह सभी वॉरियर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वह ये फैमिली की मदद बिना पैसे लिए करना चाहते थे, इसीलिए सिंघे उन्हें अपनी ये फैमिली में आने देता है। वहीं सिंघे सोच रहा होता है कि क्या इन सबको यहाँ पर लीन होंग ने भेजा है। और अब सिंघे उन सभी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप सभी को यहाँ पर मेरे किस दोस्त ने भेजा है, क्या आप मेरे उस दोस्त को जानते हो, क्योंकि मुझे यह बात नहीं पता कि आप लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है। तभी यिंग यांग बोलता है कि हम उस पर्सन को अच्छे से नहीं जानते हैं और यहाँ तक कि आज तक हमने उसका चेहरा भी नहीं देखा है। बस हम उस पर्सन से आज से 3 साल पहले मिले थे जब उसने हमारी जान बचाई थी। और अब यिंग यांग सिंघे को बताता है कि आज से 3 साल पहले वह अपने भाई के साथ मिलकर ब्लैक स्मिथ का काम किया करता था। पर एक दिन उनके सिटी के रॉयल फैमिली मेंबर्स ने यिंग यांग की वाइफ को किडनैप कर लिया। और यह देखकर जब यिंग यांग और उसके भाई ने उन रॉयल मेंबर्स को रोकने की कोशिश की, तब उन रॉयल मेंबर्स ने यिंग यांग और उसके भाई को कैद कर लिया। और अब उन सभी को लग रहा था कि वह जिंदा नहीं बच पाएंगे, पर हमें उस जगह से एक पर्सन ने बचा लिया। हमने उस पर्सन का चेहरा नहीं देखा, पर उसकी ओर से हमें एक चिट्ठी मिली जिसमें उसने सब कुछ लिख रखा था और साथ ही साथ उस लेटर में एक सिंबल भी था। और अभी कुछ दिनों पहले मुझे दोबारा वह लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मैं यहाँ पर आकर मास्टर सिंघे की मदद करूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर हमारी मदद की ज़रूरत है और इसीलिए मैं यहाँ पर अपना फेवर रिटर्न करने के लिए आ गया। तभी एक और पर्सन बोलता है, मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं हर जगह घूम घूम कर अपना सामान ट्रेड किया करता था। पर एक दिन रास्ते में एक डीमन बीस्ट ने हम पर अटैक किया और वह हमें वहाँ पर मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर एक मार्क्समैन की एंट्री हुई और उसने उस डीमन बीस्ट को मारकर हमें बचा लिया। अब वहाँ पर सभी लोगों की बातें सुनकर सिंघे सोचने लगता है कि शायद इनमें से किसी ने भी उस पर्सन का चेहरा नहीं देखा है। पर जो भी हो, इन लोगों के यहाँ आने से हमारी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब वहाँ पर इतने पावरफुल लोगों को देखकर यूनिंग सोचने लगती है कि शायद अब सिंघे को मेरी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो हेवनली रेलम के 5th लेवल से ऊपर के हैं। पर तभी यूनिंग बोलती है, पर अभी भी मैं हेवनली रेलम के 7th लेवल के लोगों को यहाँ पर बुला सकती हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि एक गार्ड आकर यू फैमिली के हेड को इस बारे में सब कुछ बताता है और बोलता है कि ये फैमिली के पास 200 से भी ज़्यादा वॉरियर है, जिसमें से 30 वॉरियर 6th हेवनली रेलम के हैं और बाकी सब हेवनली रेलम के 5th लेवल पर है। यह सुनकर यू फैमिली का हेड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलने लगता है कि आखिर ये फैमिली को इतने पावरफुल वॉरियर्स कहाँ से मिल गए। तभी वह गार्ड बोलता है कि ये फैमिली के साथ अभी नॉर्थन सिटी की प्रिंसेस है और शायद वही ये फैमिली की इसमें मदद कर रही है। अब यह सुनकर यू फैमिली का हेड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि इतने पावर के साथ ये फैमिली हमारे यू फैमिली को काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तभी यू फैमिली के हेड के पास डांग आता है और बोलता है कि मास्टर, आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब वह यू फैमिली के हेड के कान में कुछ बोलता है, जो सुनकर यू फैमिली का हेड काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुम इसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करो। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सिंघे अपने फैमिली के लोगों को उन वॉरियर्स के साथ प्रैक्टिस करवा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और सिंघे से बोलता है कि बिग एल्डर तुमसे मिलना चाहते हैं। अब सिंघे वहाँ पर पहुँचता है तो वह अपने फादर और बिग एल्डर को एक जगह पर काफ़ी परेशान बैठा हुआ देखता है। यह देखकर सिंघे उनकी परेशानी का कारण पूछता है, जिस पर बिग एल्डर उसे बताते हैं कि हमें अभी अभी एक नोटिस मिली है कि यू फैमिली ने अपने अंडर काम करने वाली सभी फैमिली को बुलाया है और वह सभी फैमिली के साथ एक मीटिंग करना चाहता है। और अगर किसी फैमिली ने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया तो उसे विद्रोही माना जाएगा और बाकी की सभी फैमिलीज मिलकर उस फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनकर सिंघे काफ़ी परेशान हो जाता है और बोलता है, यह यू फैमिली का एक ट्रैप है, अगर हम वहाँ गए तो वह सब मिलकर काफ़ी आसानी से हमें वहीं पर मार देंगे। बिग एल्डर बोलता है, हाँ मुझे भी यह बात पता है, पर अगर हम इस गैदरिंग में नहीं गए तो बाकी की सभी फैमिलीज एक साथ मिलकर हमारी फैमिली पर अटैक कर देगी। और तो और यू फैमिली ने खास नोटिस लिखकर हमें इस गैदरिंग में बुलाया है। यह सुनकर सिंघे सोचने लगता है आखिर इस बार यू फैमिली क्या करना चाहती है
और अब हम सभी यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अगर हम सभी उस गैदरिंग में गए तो वह सभी लोग मिलकर हमें उसी जगह पर मार देंगे, और अगर हम उस गैदरिंग में नहीं गए तो सभी फैमिलीज मिलकर हम पर एक साथ अटैक कर देगी। तो यहाँ पर बचना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी बिग एल्डर बोलता है, सींगे, मैंने पहले ही अपना डिसीजन ले लिया है। मैं इस गैदरिंग को अटेंड करने के लिए जाऊँगा, और अगर उन लोगों ने वहाँ पर मुझे मार दिया उसके बाद हमारी ये फैमिली की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है, और मेरे मरने के बाद तुम ये फैमिली के हेड बन जाना। तभी सींगे बोलता है, बिग एल्डर, मैं भी आपके साथ चलूंगा जिससे मैं उस जगह पर आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी बिग एल्डर बोलता है, नहीं सींगे, यू फैमिली तुमसे पहले ही काफ़ी गुस्सा है और उस जगह पर तुम्हें देखकर वह बिना कुछ सोचे समझे तुम पर अटैक कर देंगे। तभी सींगे बोलता है, पर इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। हम अपने साथ गैदरिंग में प्रिंसेस यूनिंग को भी लेकर चलेंगे, और हमारे साथ यूनिंग के होते कोई भी हम पर अटैक करने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि वह सब जानते हैं कि अगर एक बार यूनिंग को कुछ हुआ तो नॉर्थर्न सिटी का किंग उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर बिग एल्डर सींगे को रोकने की कोशिश करता है। तभी सींगे बोलता है, अगर आप इस बारे में सोचकर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो फिर क्यों ना हम अपने साथ व्हाइट फैंग को भी लेकर चले। व्हाइट फैंग उस व्हाइट वुल्फ का नाम है। यह सुनकर बिग एल्डर बोलता है, यह एक अच्छा आइडिया है, पर अभी हमें नहीं पता कि व्हाइट फैंग कितना ज़्यादा पावरफुल है, पर मेरे ख्याल से उसकी पावर हमारी सोच से कहीं ज़्यादा होगी। तभी सींगे का फादर बोलता है, बिग एल्डर, मैं भी आपके साथ उस गैदरिंग में चलना चाहता हूँ। तभी बिग एल्डर उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, क्योंकि मेरे और सींगे के यहाँ से जाने के बाद हमारी फैमिली को संभालने वाला कोई भी नहीं होगा, तो हमारी गैर मौजूदगी में तुम हमारी फैमिली को संभालोगे, और ये फैमिली का हेड होने की वजह से मुझे इस गैदरिंग में जाना ही होगा, तो तुम यहीं पर रुककर हमारी फैमिली को संभालो, मैं और सींगे उस गैदरिंग में जाएंगे। यह सुनकर सींगे का फादर तैयार हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि रात को सींगे अपने घर में लेटा कुछ सोच रहा होता है, और तभी सींगे अपने जेब में से गोल्डफिश जैम को निकालकर देखता है और बोलता है कि यह जैम हमारे फैमिली के हेड को कई जनरेशन से मिलती आ रही है, और इतने सालों में हमारी फैमिली ने काफ़ी कुछ सहा है, पर अब बस बहुत हुआ। अब यहाँ पर मेरे रहते मैं यह सब कुछ नहीं होने दूंगा। और अब वहाँ पर सींगे अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है, और तभी वह अपने आप को दोबारा उस जगह पर पाता है, पर इस बार उस जगह पर सींगे की बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होती है और उसका मन काफ़ी ज़्यादा शांत होता है। पर तभी वह वहाँ पर दोबारा उस जाइंट गोल्डफिश को देखता है। वहीं रियल वर्ल्ड में बैठा सींगे कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है, और तभी उसके सामने सियांग आ जाती है, और तभी वहाँ पर सियांग सींगे के हाथ में उस गोल्डफिश जैम को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह जैम मुझे तुम्हारे पास देखने के लिए मिलेगा। पहले तुमने मुझे मेरे उस सील से आज़ाद किया, और अब मुझे तुम्हारे पास यह जैम मिला। इससे यह साबित होता है कि हम दोनों का मिलना पहले से ही तय था, और अब मैं सोच रही हूँ कि क्या तुम मेरे उस काम को कंप्लीट कर पाओगे, जिसकी वजह से आज से 10,000 साल पहले मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगी। और तभी वहाँ पर उस कमरे में यूनिंग आ जाती है, और तभी वह वहाँ पर सांगयुंग को देखकर गुस्सा होते हुए बोलती है कि आखिर तुम कौन हो, और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।